स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर 8 या 9 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी के ये छापे जिनके घरों में पड़े हैं उनमें हुर्रियत के कई लोग शामिल हैं। आज पड़े छापों में प्रमुख है अनंतनाग में काजी यासिर के घर। अनंतनाग में ही मोहम्मद इकबाल ख्वाजा के घर पर भी छापे पड़े और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घर पर भी छापे पड़े। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2020 में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने, जो अब SIA है, उसने एक केस दर्ज किया था। इस केस में इल्जाम यह था कि हुर्रियत के कुछ नेता और शिक्षा से जुड़ी कुछ संस्थाओं की मिली भगत से कश्मीरी छात्रों के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सीटें बेची जा रही हैं। खबरों के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद कुछ लोगों को अगस्त महीने में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट, पटन की फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट्ट जो फिलहाल पाकिस्तान में रहते हैं, काजी यासिर, सुलकोट कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, शंगास अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख और सुलकोट के ही मंजूर अहमद शाह, ऐसे कुछ लोगों के नाम शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर के नाम भी शामिल हैं। अब जो रिपोर्ट से पता चल रहा है उसके मुताबिक इन्हीं लोगों ने पूछताछ में कई दीगर लोगों के नामों का खुलासा किया था। और उसके बाद आज ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कह लें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज 3 खास ऐसे जगहों पर छापेमारी की है जिनका हमने नाम आपको बताया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो पूरा नेटवर्क है ये कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, और अगर ये सीटें बेची जा रही थी तो इसका मतलब है कि काफी बड़े पैमाने पर एक बड़ा अमाउंट आता होगा। उस अमाउंट का, उस पैसों का क्या होता था, और जिन लोगों के घरों पर भी छापेमारी की गई है, मजीद जो है सबूत खंगालने के लिए, अगर ये तमाम चीजें सही साबित होती हैं, अब जो इसके बाद आगे कानूनी प्रक्रिया जो आगे बढ़ती है, तो इससे संदेश क्या जाता है, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल होगा, आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो पैनल है उनमें कई खास लोग हैं। हमारे साथ हैं निमरनदीप सिंह भुल्लर जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है DPAP के, जो गुलाम नबी आजाद जो पार्टी बनाई है, और हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर हैं, स्टेट प्रवक्ता हैं BJP के, और अरुणिमा हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर है इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क 18। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अरुणिमा आपके पास आऊंगा इस मामले को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए कि दरअसल ये मामला पूरा का पूरा है क्या, और क्यों इस बात को कि कहीं की सीटें अगर बेची जा रही हैं या कहीं का कोई छात्र यानी जम्मू कश्मीर कोई छात्र पाकिस्तान में MBBS की सीटें उसको बेची जाती हैं, वो वहां जाकर पढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, और क्यों इसे मतलब इस तरह से देखा जा रहा है कि ये गलत कार्रवाई है, ये देश के खिलाफ कहीं ना कहीं ये कार्रवाई है। इस पूरे मामले को आप जरा समझा दें। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब टेरर फाइनेंसिंग वाला इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, जिसमें चार्जशीट भी फाइल हुआ है, उस दौरान हुर्रियत का रोल सामने आया और तभी ये लीड मिली कि हुर्रियत को इस बात के लिए भी पैसे मिल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स बेच रहे हैं। NIA ने तब इस पर अलग से कार्रवाई शुरू की, अलग से FIR हुआ, और पिछले साल इस पर चार्जशीट भी की NIA ने। उस पर क्या बात सामने आई कि 15 से 20 लाख रुपए पर सीट पाकिस्तान के MBBS कॉलेजेस में हुर्रियत के नेता बेच रहे थे। इसके लिए वो एक कोट अनकोट फेक टैलेंट सर्च कराते थे। हुर्रियत का जो ऑफिस है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, वहां वो इन स्टूडेंट्स को लेकर जाते थे और उनको ये इंप्रेशन देते थे कि ये टैलेंट सर्च है, जबकि ये सिर्फ एक कवर अप था। NIA के द्वारा जो चार्जशीट है उसमें कहा गया कि ये सिर्फ एक कवर अप था ताकि उन स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ वो जेन्युइन रूट से जा रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि हुर्रियत जिन लोगों का नाम रेकमेंड करती थी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज को, उनमें से ज्यादातर
मारे गए आतंकवादियों के बच्चे या उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के नाम होते थे। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आया कि एक तो ये जो 15 से 20 लाख रुपए पर सीट आ रहा है, इस पैसे का क्या हो रहा है। तो एनआईए का सस्पेशन था कि इस पैसे को फिर सैबोटाज की एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया हुर्रियत पे कि इस पैसे से स्टोन पेल्टर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, स्कूल्स जो बर्न डाउन हुए थे उस दौरान उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जो भी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए करने होते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, ये सारा पैसा उसके लिए यूटिलाइज हो रहा है। अब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई शुरू हुई है उसको आप स्टेप 2 मान सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है कि ये सारा का सारा पैसा लाखों करोड़ों में, अगर आप 15 सीट 20 सीट हर साल भी मानकर चले तो ओवर द ईयर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कॉर्पस 20 लाख पर सीट के हिसाब से बन गया होगा। तो आखिर इस कॉर्पस का हुआ क्या हुआ इस पैसे का? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अंदाजा है कि इसको हवाला के जरिए रीरूट किया गया और वही अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी, अरुणिमा ने इससे बहुत सारी चीजें ऐड की है ताकि हमें समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए, लेकिन इसका कुछ और पहलू भी हो सकता है। क्या है वो पहलू और किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है वो कैसे देखते हैं? हमारे साथ डीपीएपी के प्रवक्ता है और बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारी कोशिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से भी हम किसी को जोड़ें, हम कोशिश कर रहे हैं। निमरनदीप सिंह जी, पहले मैं आपके पास आता हूं, आप प्रवक्ता है डीपीएपी के, इस पूरे विषय को कैसे देखा जाए? क्या जो कहानी सामने आ रही है, जो लिंक, जो उद्देश्य और जो एक नेटवर्क सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है या इसके पीछे कुछ और मामला भी है? ऐसा सबसे पहले मैं आपको सभी को नमस्कार आदाब कहना चाहूंगा। ये जो मामला जो सामने आया है ये कोई पहली बार कोई ऐसा मामला नहीं है जो सामने आया है। अगर आपको मैं याद कराऊं, जब गुलाम नबी आजाद साहब का टाइम था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन दिनों में भी अगर आपको याद होगा कि ये जो सेपरेटिस्ट थे उनको किस तरीके से जो सरकार उनको आड़े हाथों लेती थी और उनको दबा कर रखा हुआ था, ऐसी गतिविधियों को रोक कर रखा हुआ था। हाँ, अगर आज के टाइम पर जो ईडी ने ये जो अभी किया है, जो रिसेंटली जो रेड्स की हैं, और इनमें अगर जो लोग देश के खिलाफ जो लोग कोई भी कार्रवाई काम करते पाए जाते हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि डीपीएपी का जो स्टैंड है वो क्लियर है। देश के किसी भी किस्म से देश की जो है सिक्योरिटी के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी डीपीएपी। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, कहीं ना कहीं आप देखें, अगर ये जो सब घटनाक्रम हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उसके साथ ये धोखा हो रहा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त जो है मतलब हथकंड जो भी क्या कहते हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। जी, अल्ताफ ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अल्ताफ ठाकुर जी, आपके पास मेरा सवाल ये होगा कि अगर ये सब कुछ बहुत पहले से चलता रहा था, अभी डीपीएपी के जो प्रवक्ता वो भी कह रहे हैं कि ये पहले से होता आ रहा है, तो इसके पहले यानी आज अगर ईडी ने यहां तक वो कदम बढ़ाया कि वो अब कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिलसिला पहले चलता रहा था। क्या अभी से पहले की सरकारों ने भी एक तरह से इस पर आंखें जो है मूंद रखी थी? क्या वजह रही थी, क्यों ये सब चीजें फलती फूलती रही थी, और क्यों ये हो रहा था कि सीटें बेची जा रही थी, यहां के बच्चों को वहां भेजा जा रहा था? विशाल, जहां आप देखते हैं कि 25 जो 33 ईयर्स आतंकवाद के जम्मू कश्मीर में रहे हैं, और उसमें जो देखा गया है कि दो तरफ से ये हमेशा दो तरफ से ये काम करते थे। एक, आप पहले इस चीज को देखने की जरूरत है कि वो जो बच्चे जो पाकिस्तान जा रहे थे, जो पाकिस्तान में एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे, वो बच्चे कौन थे, और दूसरी बात है कि उनको भेजने वाला कौन था, और तीसरी जो अहम इसमें बात है कि जो यहां की प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही है उन्होंने इसके खिलाफ कभी एक्शन क्यों नहीं लिए। देखिए, सबसे पहली बात का मैं आपको जवाब दे दूं कि 370 रहते हुए इन चीजों पर कटघरे लगाना पॉसिबल नहीं थी। और आपको पता है कि यहां के रीजनल पार्टीज जिनके दिल में पाकिस्तान प्रेम है, स्टोन पेल्टर्स के लिए उनके दिल में प्यार है, 370 इस मामले में कहां आड़े आ रहा था? इसी 370 इस मामले में कहां आड़े आ रहा था? देखिए, मैं बताऊं, 370 खत्म होने के बाद जैसे ही आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार हुआ और एक निर्णायक लड़ाई जो आतंकवाद के साथ शुरू हुई है, उस लड़ाई में सबसे पहले खाली आतंकवादी को मारना ही शामिल नहीं था, आतंकवादी को कहां से फंडिंग होती है
और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला कौन है, इन खास चीजों पे खास अमल दखल किया गया। और उसमें देखा गया कि जो नामनिहाद हुर्रियत या जो टेररिस्ट लोग रह चुके हैं, उन्होंने एक हवाला के जरिए यहां उन बच्चों जो या तो मिलिटेंट के बच्चे हुआ करते थे या हुर्रियत के बच्चे हुआ करते थे या जो पाकिस्तान पे फेथ रखने वाले बच्चे थे, उन बच्चों को ही पाकिस्तान एमबीबीएस के लिए भेजते थे। एक तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा एंगल आप अगर इसको देखेंगे, फायदा मतलब किस तरह का फायदा, किस तरह का फायदा, किसे फायदा, किस तरह का फायदा? देखिए एमबीबीएस, मैं आपको बताता हूं, जहां बहुत बड़ी साजिश कश्मीर के साथ अभी तक हुई है कि आप देखिए जिन स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते थे, कॉन्वेंट हो, बिस्को हो, ये बड़े बड़े स्कूल है, उनको कभी हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन जहां तक एक आम जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन स्कूलों को जलाया गया। ये एक नीति के तहत यहां किया गया था और इसी नीति को आगे चलाते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए पाकिस्तान भेजते थे। और यहां का जो गरीब बच्चा था, जो गरीब मां बाप का बच्चा था, उसके हाथ में या तो गन दिया जाता था या उसके हाथ में नशे वाली कोई चीज दी जाती थी या उसके हाथ में पत्थर दिया जाता। और आपने सवाल किया कि किस तरीके से फायदा मिल, देखिए आतंकवादी के बच्चे को, हुर्रियत वाले के बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए पाकिस्तान भेजते थे और यहां के आम जो कश्मीरी था उसके हाथ में पत्थर और उसके हाथ में गन दिया जाता। एक तो इस तरीके से फायदा उनको पहुंचा। और दूसरा फायदा, जो उनसे पैसा लिया जाता था, वो पैसा या तो स्टोन पैलेटिंग के लिए या उस आतंकवादी को दिया जाता था। एक दूसरे तरीके से उस आतंकवादी और उस स्टोन पैलेटर को वो फायदा पहुंचा देते। ये एक सोची समझी साजिश जो पिछले 33 साल से यहां चल रही थी, इसके बहुत पहलू देखिए। आज जो ईडी ने एक्शन की, आप उनमें देखिए, काजी यासिर बहुत बड़ा आतंकवादी था, नामनिहाद हुर्रियत का अपने आप को। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं इस बारे में थोड़ा अरुणिमा से और बातचीत करना चाहता हूं। अरुणिमा, दो बातें सामने आ रही हैं। खुद बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये इस तरह का ये जो पूरा साइकिल है, ये तकरीबन 30-35 सालों से चला आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जो जिसकी भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने अपना वो रोल अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, जहां तक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर मामला है। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या इस इशू को कहीं ना कहीं लोगों ने इस तरह से देखा कि भाई कोर्सेज उन्हें कराए जा रहे हैं जिनके घर में कोई मारा गया है, और कई बार लोग यह बात भी कह देते हैं कि वो मारा तो गया लेकिन वो सही था, वो गलत था। तो क्या ये इस तरह का इशू था, इसलिए शायद लोगों की जुबानें बंद थी और इसलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पर सीधे तौर पर एक्शन लेने में थोड़ा वो घबराते थे? देखिए, इसको मैं दो पार्ट में इसका जवाब देती हूँ। सेकेंड पार्ट को पहले आंसर करती हूँ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या जो कश्मीर के आवाम हो जिन पर हुर्रियत का इन्फ्लुएंस था, उन सबको ये पिक्चर दिया गया था कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो मार्टियर्स टू द कॉज हैं। कॉज क्या था? कश्मीर की आजादी, या कश्मीरी जो सोचते हैं भारत के बारे में, उस सोच के लिए, उस कॉज के लिए उनको मार्टियर हुर्रियत पेंट करती थी। इसका पब्लिक सपोर्ट नहीं था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार कह रही है कि अगर आप देखें, जब से 370 हटा है या जब से 335A हटा है, तब से स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। और उसी के दौरान ये जो टेरर फाइनेंसिंग वाला केस था NIA का, जिसमें हुर्रियत पर बहुत भारी क्रैकडाउन हुआ, उनके ज्यादातर लोग या तो जेल चले गए या उनके खिलाफ दूसरे तरीके के एक्शंस हुए ताकि उनकी फाइनेंसिंग रुक जाए। तो उससे हुआ ये कि जो पिक्चर पोर्ट्रे किया जा रहा था कि पूरी लड़ाई टेररिज्म नहीं है, ये लड़ाई है एक कॉज के लिए, उस पे करंट गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन किया है। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, पिछली एजेंसीज ने क्यों नहीं किया? क्या उनके पास प्रूफ नहीं था? प्रूफ सबके पास था, लेकिन तब अप्रोच अलग था। इस गवर्नमेंट का अप्रोच बहुत क्लियर है कि हम आतंकवादियों के लिए, आतंकवाद के समर्थकों के लिए हमारे पास कोई सिंपैथी नहीं है, एंड इट्स एन ऑल आउट वॉर। जो भी आतंकवाद को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करता है या समर्थन देता है, उनके खिलाफ भारत सरकार ने ऑल आउट वॉर छेड़ रखी है। ये पहले के अप्रोच से थोड़ा अलग है। पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को दिल्ली बुलाया जाता था, बातचीत होती थी, पाकिस्तान हाई कमीशन भी वो जाते थे, अक्रॉस द LOC भी उनको जाने की परमिशन मिलती है। अब ये सब नहीं होता, तो भारत सरकार ने एक नया चैप्टर शुरू किया है। अब उसका ग्राउंड पे समर्थन है नहीं है, ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में बैलेट इज द बेस्ट वे फॉर अ कॉमन मैन टू स्पीक। वो बता पाएंगे कि इस पॉलिसी का समर्थन है या नहीं है। लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार के नुमाइंदे बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि हुर्रियत एक फेक नैरेटिव चला रही थी। उस फेक नैरेटिव को स्टॉप करना बहुत जरूरी था, और वो स्टॉप इसी तरीके से हुआ है। उनके खिलाफ NIA का केस
उनके खिलाफ एसआईए का केस और ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस, जिसमें उनका जो फाइनेंसिंग है, जो पैसा वो आ रहा है, उस पर वार किया जा रहा है। चलिए एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल और है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि उस नैरेटिव को किस हद तक तोड़ा जा चुका है जिसे फेक नैरेटिव कहा जा रहा है, और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो नैरेटिव टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, या फिर ये कि उस नैरेटिव में कुछ लचीलापन आ गया है जो कभी दबता है कभी उठता है। एक छोटा सा ब्रेक, चल हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं एमबीबीएस सीट का आतंक लिंक। जी हां, जिस तरह से एमबीबीएस सीट रैकेट का आतंक लिंक, ये जो सामने आई है बात, ये दरअसल पूरी चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है। और 2020 में एक केस जो दायर किया गया था, उसके मुताबिक हुर्रियत के कुछ लीडर्स, हुर्रियत के कुछ नेता, कुछ शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके वो पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटों को, कुछ सीटों को, या 10, 20, 50 जो भी हो, उन सीटों को जम्मू कश्मीर के छात्रों से बेचते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों करते थे, उसके बदले में जो पैसा आता था वो पैसा का क्या होता था। तो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही बात सामने आई कि आरोप ये है कि उन पैसों का आतंकवाद के समर्थन में इस्तेमाल होता था, ये आरोप है। और इसी आरोप के तहत जो है 2020 में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, करीब 7 या 8 गिरफ्तारियां हुई थी। और उन गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ में नाम सामने आए थे, उनमें कुछ ऐसे नाम भी थे जो चौंकाने वाले, और उन्हीं नामों में जो अहम नाम है, जैसे यासिर हो, काजी यासिर, या जफर ख्वाजा, इकबाल मोहम्मद खालिद, तो ऐसे कुछ नाम जिन पर आज छापेमारी हुई है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ये बीमारी क्या अचानक आ गई, ये जो आतंकवाद पे ये जो खतरनाक खेल था ये अचानक आ गया, या पहले से ही ये चीजें चल रही थी, पल रही थी, और अब इसका आगे इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ निमरनदीप सिंह जी हैं, मैं उनके पास फिर से एक बार आना चाहूंगा। निमरनदीप सिंह जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि जब आजाद साहब थे तब भी ऐसा होता था, वैसा होता था। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सामने ही मौजूद है अभी बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी इस पर कार्यक्रम मौजूद, वो भी कह रहे हैं कि पिछले 30-35 सालों से ये सब चीजें होती रही हैं, क्यों नहीं आपके वक्त की सरकार ने इसे रोका? सर, आपको लगता है कि जो उस टाइम सरकार होगी उसने कुछ नहीं किया होगा? आपको लगता है कि जो 70 सालों से ये जो देश चल रहा है, ये उससे जो बीजेपी आज कर रही है उससे पहले कोई सरकार ने कुछ नहीं किया होगा? ये सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, पहले 70 साल किसी ने काम नहीं किया। आजाद साहब अपने टाइम पर जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डटकर जो ऐसे लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की। आपको बताना चाहूंगा, भाई साहब अभी बोल रहे थे कि 370 हटा तो ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ मुझे बताएं। आज कहते थे 370 हटेगा आतंकवाद खत्म होगा, तो क्या आज आप मानते हैं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पूरा खत्म है? अगर खत्म है तो मैं लास्ट टाइम भी मेरी जब आपके चैनल पे डिबेट हुई थी, मैंने यही बात बोली थी, अगर खत्म है तो फिर क्यों ये जो है टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं? कि क्या 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी किलिंग नहीं हुई? क्या 370 का बार बार रोना रोया जाता था? क्या आप बताएं कि उसके बाद नौजवान को नौकरी मिलना शुरू हो गई? ये बातें जो है, ये ईडी पहले भी काम करती थी। अब ये है कि अब उसको आप ज्यादा अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, कुछ चीजों को डेविएट करने के लिए आप उनको आगे कर देते हैं कि ताकि उसके ऊपर नौजवान ये ना पूछे कि मेरी नौकरी का क्या हुआ। आप तो वो लोग हैं, आप कहते हैं जी पकोड़े तलो। प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि इन हाथों में कलम होनी चाहिए, तो किसने रोका आपको इन हाथों में कलम पकड़ाने से? कितना टाइम लगेगा? देयर इज अ टाइम फ्रेम, चुनाव करवाइए। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या दिक्कत है फिर? अल्ताफ ठाकुर जी, अगर सब कुछ ठीक है, आतंकवाद खत्म हो गया है, कश्मीर में तरक्की वापस आ गई, अमन शांति वापस आ गई, तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? ये सवाल है इनका, डीपीएपी का। देखिए, मैं रणदीप सिंह जी से ही कहना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी वो भी है, और मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कराती है? इलेक्शन कराती है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, जहां तो आप उसको काम करने देना, ठाकुर साहब उनको काम करने देना। कल के बदले आज ही इलेक्शन चाहती है। और जहां तक उसने कहा बदला क्या है, मैं उसको कहता हूं बदला क्या है। कश्मीर में रहा हूं, कश्मीर में पला हूं, कश्मीर में बड़ा हूं,
और जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई, मैं मैट्रिक में था, और आज मैं आपको बताता हूं कश्मीर का बदला क्या। कश्मीर में बदला 2016 में जब पुलिस वालों को रास्ते पर रोक के उनके कार्ड चेक किए जाते थे, वो कश्मीर बदला है। कश्मीर बदला है, सिक्योरिटी बिल्डिंग बंद हो गई है। कश्मीर बदला है, पाकिस्तान के झंडे खत्म हो गए हैं। कश्मीर बदला है, आतंकवाद खत्म हो गया। और अब दिखे चोरों की तरफ, लुटेरों की तरफ आके किसी नैतिक कश्मीरी पंडित से बाहर करना, उसका मतलब नहीं है कश्मीर में आतंकवाद है। आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और आतंकवाद को हमने, कहां रहा रियाज जयपुर, कहां रहे बड़े बड़े खूंखार आतंकवादी, हमने आतंकवाद को खत्म करके रखा है। और आज देखिए वही लाल चौक, जिस लाल चौक में हुर्रियत के झंडे लहराए जाते थे, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। और ये वही पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने 30 साल तक यहां राज करके यासीन मलिक को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में बिठाया। वही पार्टियां हैं जिन्होंने गिलानी को सिक्योरिटी दे दी। वही पार्टियां हैं जिन्होंने आसिया इंद्रानी को प्रोटोकॉल दे दिया। और 2014 के बाद आप देखिए, आज यासीन मलिक जेल में है, आज आसिया इंद्रानी जेल में है, आज शबीर शाह जेल में है, और आज किसी की हिम्मत नहीं है एक पत्थर मारे, आज किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी झंडा लहराए। अल्ताफ ठाकुर जी, क्या इसका संदेश क्या जाता है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां ये चीख चीख कर नहीं कह रही हैं कि जब हम शासन में थे तब सब कुछ था, अब हम शासन में नहीं है, दूसरी तरह की सरकार है तो सारा कुछ ठीक हो गया है, सब अमन शांति है, तो फिर आप इस बात की ये आवाज ही क्यों उठाते हैं कि भाई इलेक्शन भी होना चाहिए और हमें शासन चाहिए? जब इलेक्शन की बात आती है तो ये कहते हैं कि ईसीआई करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, वो देखेगा। जब और कोई बात होती है, करप्शन आपके दौर में सबसे ज्यादा हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ रिक्रूटमेंट हुआ, जबकि सबसे बड़ा ऑपरेशन नौजवान के ऊपर लाठी। और मुझे एक सिंगल हड़ताल बता दीजिए ना, आप कहां से हड़ताल है? और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है इलेक्शन हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार है, हम कल के बदले आज इलेक्शन चाहते हैं, और आज इलेक्शन के जरिए लोग मंडेट देंगे। और ये उन पॉलिटिकल पार्टियों को याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी स्टेट पे स्टेट जीत के आ रही है, और अब जम्मू कश्मीर की बारी है, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत भूल जाए आप जम्मू कश्मीर को। आपने जम्मू कश्मीर के फाइनल कमेंट के लिए मैं एक बार फिर अरुणिमा के पास आना चाहूंगा। अरुणिमा, एक तरफ तो अल्ताफ जी जो है खुलकर कहते हैं कि पहले ये सब चीजें जो है उस पर रोक नहीं लग पा रही थी, अब लग रही है जब से 370 हटा है या जब से पिछले 2-3 सालों से। तो सवाल यहां पर यह भी है कि फिर बेहतर क्या है? तो क्या जो डेमोक्रेटिक शासन था वही बेहतर था, या फिर अब जो शासन है वही बेहतर है? जब सब कुछ अब बेहतर हो रहा है तो फिर ये पार्टियां ये आवाज भी क्यों उठाती हैं कि वहां पे इलेक्शन हो और डेमोक्रेसी आए? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर क्या वो एक तरह से सीधे तौर पे अपनी नाकामी या अपनी नाअहली को तस्लीम करते हैं, मानते हैं वो कि हाँ जो भी पार्टियां रही उन्होंने ठीक से शासन नहीं किया और ठीक से सुरक्षा की दृष्टि से फैसले नहीं लिए, और ये जो अब कार्रवाई हो रही है ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनके रजीम में कोई भी प्रॉब्लम थी। और जैसा मैंने कहा, इस गवर्नमेंट में जो हो रहा है, जो भी पॉलिसीज है, वो उनके पॉलिसीज के बारे में कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, जम्मू के लोग क्या सोचते हैं, ये तो बैलेट के जरिए ही पता चलेगा। और इलेक्शन इससे भी जरूरी है, और ये भारत सरकार भी मानती है। हम एक डेमोक्रेसी है, इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का रहना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार बार बार ये कहती है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बार बार ये कहते हैं कि देखिए लोकल बॉडी इलेक्शंस हमने करवाए हैं, जो काफी टाइम से रुका हुआ था। ये डिमांड भी आपकी जायज है। भारत सरकार की तरफ से भी बार बार बॉल इलेक्शन कमीशन के पाले में ही डाल दिया जाता है। बट जहां तक आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ का सवाल है, ये तो क्रॉस बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज मानेंगी कि जो स्टेटिस्टिक्स है, जो डेटा है, वो दिखाता है कि घटनाएं कम हुई है। बट हाँ, ये भी बात सही है कि जो टारगेटेड किलिंग्स हो रहा है, पहले माइग्रेंट लेबरर्स को टारगेट नहीं किया जाता था, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित जिनको अगर आप उनके एजिटेशन को देखें तो वो बार बार कहते हैं कि हमें लग रहा है कि हम 90s के दशक में लौट गए हैं, और उनके साथ सरकार का बैक एंड फोर्थ चल रहा है। वो बहुत खुश नहीं है जिस तरह के हालात हैं, और भारत सरकार ये एक्नॉलेज करती है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि आतंकवाद का जो स्वरूप हमने देखा था, चाहे वो बुरहान वानी के डेथ के बाद हो, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो, जितने एनकाउंटर्स हो रहे थे, वहां से सिचुएशन अब काफी डिफरेंट है। और जो ईडी की कार्रवाई है, जो एनआईए की कार्रवाई है, वो सिचुएशन को और
एंटी टेररिज्म एंड प्रो डेमोक्रेसी बनाने के लिए है, ऐसा ही चलिए, एजेंसीज। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो हालात बेहतर हो रहे हैं और ईडी की कार्रवाई जो इसी तरफ इशारा करती है, और लेकिन जो वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो अपना सवाल है वो सवाल बरकरार रहेगा कि अगर हालात में बेहतरी है और जैसा कि गृह मंत्री का वादा था तो फिर चुनाव कब, स्टेटहुड कब, ये अपना सवाल वो उठाते से चूकते नहीं है। बहुत शुक्रिया।